वह कौन सा प्रकरण है जिसमें सम्मन की प्रति परिसर के बाहर चिपकाकर उसकी तामील किए जाने को पर्याप्त माना गया? ऐसी परिस्थितियों में जिनमें प्रतिवादी पत्नी मकान के अंदर होने से उस पर तामील नहीं हो सकी और पति ने सम्मन लेने से इनकार कर दिया हो। तो ये क्वेश्चन था सीपीसी का। आपको केस बताना था। कौन सा केस था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना था और कमेंट में बताना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीरा रानी देव बनाम गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कौन सा दस्तावेज अपराध की शुरुआत की सूचना देता है? आपको इसका आंसर बताना था कमेंट में। ऑप्शन ए चार्जशीट, ऑप्शन बी सम्मन, ऑप्शन सी एफआईआर, ऑप्शन डी गवाही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एफआईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत दूसरे व्यक्ति को जमानत देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, लेकिन किन मामलों में इसे प्रतिबंधित यानी कि कठिन भी किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराध, ऑप्शन बी महिलाओं के विरुद्ध अपराध, ऑप्शन सी संगठित अपराध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सवाल मैंने पूछा था और आपको कमेंट में इसका आंसर बताना था और मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन सभी मामलों में जमानत की जो प्रक्रिया है उसको कठिन बनाया गया है बीएनएसएस 2023 में, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कौन सा नया प्रावधान महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करता है? आपको कमेंट में आंसर बताना था। ऑप्शन ए 24 घंटों के भीतर शिकायत दर्ज करना, ऑप्शन बी त्वरित सुनवाई, ऑप्शन सी विशेष महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा सुनवाई करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप क्रॉस चेक करते लेना आपने कितने सवालों को सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किन मामलों में ट्रायल इन कैमरा यानी कि कैमरा ट्रायल मैंडेटरी है? ऑप्शन ए यौन उत्पीड़न के मामले, ऑप्शन बी बच्चों के खिलाफ अपराध, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्लीडिंग से यानी कि अभिवचन से क्या अभिप्राय है? ये पूछा गया है, आपका सवाल पूछा गया है सीपीसी से। इसका मतलब बताना है। ऑप्शन ए वाद पत्र, ऑप्शन बी लिखित कथन, ऑप्शन सी शपथ पत्र, ऑप्शन डी वाद पत्र और लिखित कथन। मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि वाद पत्र और लिखित कथन। ऑर्डर 6 आदेश 6 में अभिवचन डिस्कस कर रखा है और वहाँ पर प्लीडिंग में दोनों ही आते हैं, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। ये सवाल आपके सीपीसी से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बीएनएसएस 2023 के तहत अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल किसके द्वारा दी जा सकती है? आपको कमेंट में आंसर बताना था। ऑप्शन ए मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी सत्र न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी बी और सी दोनों सही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन आप याचिका दायर कर सकते हो सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार प्रत्यक्ष साक्ष्य किसे कहा जाता है? डायरेक्ट एविडेंस किसे कहा जाता है? ये सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष साक्ष्य, ऑप्शन बी प्रथम दृष्टया साक्ष्य, ऑप्शन सी उस साक्ष्य को जो घटना के समय मौजूद हो, ऑप्शन डी लिखित साक्ष्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उस साक्ष्य को जो घटना के समय मौजूद हो, जो आई विटनेस था, जिसने घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा, ये डायरेक्ट एविडेंस कहलाएगा और ये सबसे बेस्ट एविडेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वादग्रस्त संपत्ति की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या कहलाता है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना था और ये पूछा गया है सीपीसी से। ऑप्शन ए कमिश्नर,
ऑप्शन बी प्रापक, ऑप्शन सी अभिकर्ता, ऑप्शन डी सेल अमीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रिसीवर। और ये डिस्कस है सीपीसी के ऑर्डर 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आप क्रॉस चेक कर देना कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार विशेषज्ञ गवाही कब मानी जाती है? एक्सपर्ट ओपिनियन को कब लिया जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए जब गवाह ने घटना देखी हो, ऑप्शन बी जब गवाह संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, ऑप्शन सी जब गवाह ने अभियुक्त को देखा हो, जब गवाह केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करे। तो मैं आपको बताता हूँ, बीएससी 2023 में एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब होता है कि जब गवाह संबंधित क्षेत्र का एक्सपर्ट हो। ये जरूरी नहीं है कि उसके पास में कोई डिग्री हो, उसको बस विशेष ज्ञान होना चाहिए उस क्षेत्र का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार किस स्थिति में गवाह को पक्षद्रोही यानी कि हॉस्टाइल माना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए जब वह गवाही देने से इनकार कर दे, ऑप्शन बी जब वह अपनी पूर्ववर्ती गवाही को बदल दे, ऑप्शन सी जब वह प्रतिवादी के पक्ष में बोले, ऑप्शन डी जब उसे पुलिस बुलाए। तो कब हॉस्टाइल होगा गवाह? आपको बताना है। गवाह हॉस्टाइल होगा जब वह अपने पूर्व में दिए गए बयानों से पलट जाता है। जिसको गवाही देने के लिए बुलाया है वो अपनी गवाही पलट दे तो उसे कहेंगे हॉस्टाइल विटनेस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार मृत्यु से पूर्व दिए गए बयान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए सुनी सुनाई बात, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष साक्ष्य, ऑप्शन सी मृत्यु पूर्व कथन, ऑप्शन डी परिस्थिति साक्ष्य। इसका सही आंसर होगा डाइंग डिक्लेरेशन, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 32 में डिस्कस है और बीएसए की सेक्शन 26 हो सकती है मेरे हिसाब से। डाइंग डिक्लेरेशन दे रखा है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अंतराभिवचनीय वाद यानी कि इंटर प्लीडर सूट से अभिप्राय है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए किसी वाद का वादी एवं प्रतिवादी के बीच होना, ऑप्शन बी किसी वाद का केवल वादियों के बीच होना, ऑप्शन सी किसी वाद का केवल प्रतिवादियों के बीच होना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सवाल पूछा गया है सीपीसी से और इंटर प्लीडर सूट दे रखा है ऑर्डर 35 में और सेक्शन 88 ऑफ सीपीसी 1908 में। इसका मतलब होता है कि ऐसा वाद जो केवल दो प्रतिवादियों के बीच में होता है। जब मैंने आपको सीपीसी कवर करवाई थी उसमें मैंने अच्छे से ये कवर करवाया था। इंटर प्लीडर सूट क्या होता है? दो प्रतिवादियों के बीच में वाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में ये घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्तियाँ भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है? आपको केस बताना था कमेंट में। ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्तियाँ जुडिशियल रिव्यू के अधीन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन किस मामले में दी गई? आपको केस कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ। तो ये केस था
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन ए, जिसमें गाइडलाइन जारी की थी सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में दंड के प्रावधानों में कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया? आपको कमेंट में आंसर बताना था। ऑप्शन ए सामुदायिक सेवा, ऑप्शन बी साधारण कारावास, ऑप्शन सी कठोर कारावास, ऑप्शन डी संपत्ति की जब्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कम्युनिटी सर्विस को एज ए पनिशमेंट जोड़ा गया है BNS 2023 में। ये एक नया प्रोविजन लेकर के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय न्याय संहिता 2023 कौन सी संहिता है? इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए दूसरी संहिता, ऑप्शन बी पहली संहिता, ऑप्शन सी तीसरी संहिता, ऑप्शन डी विधेयक संख्या 1। तो BNS 2023 ये सेकंड संहिता है, क्योंकि इसका पहला बिल जो रखा गया था मानसून सत्र में 11 अगस्त 2023 को, जब पारित नहीं हुआ, तो दूसरी बार 12 दिसंबर 2023 को दूसरा विधेयक रखा गया शीतकालीन सत्र में। तो इसलिए ये वहाँ से पारित हो गया था, इसलिए ये सेकंड संहिता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अस्थायी व्यादेश के बारे में व्यवस्था सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश कौन से आदेश में दे रखी है? तो टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में कहाँ प्रोविज़न दे रखे हैं, कौन से ऑर्डर में? आपको कमेंट में आंसर बताना था। ऑप्शन ए ऑर्डर 38, ऑप्शन बी ऑर्डर 39, ऑप्शन सी ऑर्डर 40, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्डर 39 में टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में बताया गया है CPC में। 38 में अरेस्ट बिफोर जजमेंट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का प्रोविज़न दे रखा है, और ऑर्डर 40 में रिसीवर के बारे में प्रावधान दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों में सजा के प्रावधानों को बढ़ाया गया है? तो पनिशमेंट इनहेंस की गई है। कितने अपराधों में आपको बताना है। ऑप्शन ए बताना था कमेंट में, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 33। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 33 अपराधों में सजा के प्रावधानों को बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है? BNS 2023 क्या है? ऑप्शन ए आपराधिक मौलिक कानून, ऑप्शन बी आपराधिक प्रक्रिया कानून, ऑप्शन सी सिविल मौलिक कानून, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना था, आपने बताया भी होगा। इसका सही आंसर होगा आपराधिक मौलिक कानून। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप AIB ऑनलाइन क्लास प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जा कर के सारे वीडियो आप देख सकते हो। सभी पर मैंने वीडियो बनाया है। AIB 19 में जितने सब्जेक्ट हैं सिलेबस में, सब पर मैंने वीडियो बनाया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मैंसिट रिया लैटिन की मैक्सिम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कोई भी कार्यवाही अवैध नहीं है जब तक इसका परिणाम न हो। ऑप्शन बी दिमाग के बिना व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता। ऑप्शन सी एक कृत्य अपराध नहीं बनता जब तक दोषपूर्ण मन न हो। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना था। इस लैटिन की टर्म्स का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खाली कार्य किसी को अपराध नहीं बनाता और जब तक कि मेंस रिया ना हो। तो अपराध के लिए गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड दोनों का होना ही जरूरी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डैमनम साइन इंजूरिया का तात्पर्य क्या है? ये भी लैटिन टर्म है और ये पूछा गया है टॉर्ट से, लॉ ऑफ टॉर्ट से पूछा गया है। इसका आपको सही आंसर बताना था कमेंट में। ऑप्शन है नुकसान के बिना चोट नहीं हो सकती। ऑप्शन बी नुकसान बिना वैधानिक अधिकार के उल्लंघन के नुकसान है। ऑप्शन सी नुकसान हमेशा मुआवजे योग्य होता है। ऑप्शन डी नुकसान और चोट का कोई संबंध नहीं है।
तो मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ टॉर्ट मेनली दो लैटिन की टर्म्स पर डिपेंड है, पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट। पहली इंजूरिया साइन डैमनम, दूसरी डैमनम साइन इंजूरिया। यहाँ दूसरी वाली को पूछा गया है लैटिन की टर्म्स को, इसका मतलब होता है कि आपको चाहे कितना भी लॉस हो, कितना भी वास्तविक क्षति कारित हो, अगर आपके लीगल राइट वायलेट नहीं हुए हैं तब आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। भले आपको कितनी भी वास्तविक हानि हुई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके जस्ट पहली वाली जो लैटिन की मैक्सिम है इंजूरिया साइन डैमनम, उसमें ये बोला गया है कि अगर आपके लीगल राइट वायलेट हुए हैं तब आपको मुआवजा दिया जाएगा, भले ही आपको वास्तविक कुछ भी हानि नहीं हुई हो, 1 रुपये की भी आपको हानि नहीं हुई हो, लेकिन अगर आपके लीगल राइट वायलेट हो गए हैं तब आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत में ट्रेडमार्क का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है? आपको कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेडमार्क जो है वो 10 वर्षों के लिए वैध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बौद्धिक संपदा का कौन सा रूप लोगो और ब्रांड नामों की सुरक्षा करता है? ये पूछा गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 दोनों। ऑप्शन ए पेटेंट, ऑप्शन बी ट्रेडमार्क, ऑप्शन सी कॉपीराइट, ऑप्शन डी जीआई टैग। आपको सही आंसर बताना था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रेडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चारभुजा एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ एक सार्वजनिक मंदिर है जिसकी संपत्ति को उसी गांव का एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त करने वाला है। गांव के निवासी उस व्यक्ति के विरुद्ध स्थायी व्यादेश का वाद लाना चाहते हैं। क्या वाद में गांव के सभी लोगों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है अथवा उनकी ओर से कुछ व्यक्ति प्रतिनिधिवाद यानी कि रिप्रेजेंटेटिव सूट ला सकते हैं? यदि प्रतिनिधिवाद ला सकते हैं तो सिविल प्रक्रिया संहिता के किन प्रावधानों के अंतर्गत लाएंगे? ये सीपीसी से पूछा गया है और क्वेश्चन में ही बोल दिया रिप्रेजेंटेटिव सूट। प्रोविज़न दे रखा है, आपको प्रोविज़न बताना है। ऑप्शन ए आदेश 1 नियम 8, ऑप्शन बी आदेश 6 नियम 17, ऑप्शन सी आदेश 13 नियम 2, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट में इसका आंसर बताना था आपको। आप साथ में क्रॉस चेक करते रहना कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑर्डर 1 रूल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम सीमा क्या है? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर क्या होती हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 500। तो आपको बताना था इसका सही आंसर कमेंट में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कंपनी का अलग कानूनी अस्तित्व किस मामले में स्थापित किया गया? वो केस आपको बताना था कमेंट में। ऑप्शन ए सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी एसबरी रेलवे कैरिज वर्सेस रिचे, ऑप्शन सी फोज वर्सेस हार्बोटल का मामला, ऑप्शन डी ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। चारों केस आपके कंपनी लॉ से रिलेटेड है और ये केस, ये जो क्वेश्चन है ये भी कंपनी लॉ से पूछा गया है, जिसका वेटेज 2 नंबर का होता है आपके एआईबी में। और इसका सही आंसर होगा सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसी मामले में कोर्ट ने बोला था कि कंपनी का अपना खुद का कानूनी अस्तित्व होता है, यानी कि कंपनी अलग सदस्य अलग, दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी का अपना खुद का कानूनी अस्तित्व यानी कि लीगल सेपरेट एंटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकतम मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना था। और ये पूछा गया आपके लैंड एक्विजिशन लॉ एक्ट
इसका वेटेज 2 नंबर का आपके एआईबी में है। आपको सही आंसर बताना था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में पुनर्वास और पुनर्स्थापन अवार्ड का आदेश कौन दे सकता है, कौन देता है? आपको इसका सही आंसर बताना था कमेंट में। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी पंचायत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कलेक्टर। साथ में आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका कितने आपके सवाल सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। पेरिस समझौता किस विषय से संबंधित है? ये पूछा गया है आपके एनवायरमेंटल लॉ से, जिसका वेटेज है 2 नंबर का। ऑप्शन है जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी वनों का संरक्षण, ऑप्शन डी जल संसाधन प्रबंधन। इसका आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू किया गया? ये भी आपके एनवायरमेंटल लॉ से पूछा गया है। इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी पेरिस समझौता, ऑप्शन डी रियो डिक्लेरेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। फिशिंग का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके साइबर लॉ से, जिसका वेटेज है 2 नंबर का। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना था। ऑप्शन है बैंकिंग विवरण चुराने का प्रयास, ऑप्शन बी वायरस फैलाना, ऑप्शन सी डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करना, ऑप्शन डी नेटवर्क सुरक्षा। तो फिशिंग का मतलब होता है आपकी निजी जानकारी को चुराना बिना आपकी कंसेंट के। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। साइबर अपराध के लिए भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय क्या हैं? आपको इसका आंसर कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए NIA, ऑप्शन बी CERTN, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी CBI। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी CERT-N। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। GST को भारत में कब लागू किया गया था? तो आपको इन्फोर्समेंट डेट बतानी है GST की, कब लाया गया भारत में, कब लागू किया गया। कमेंट में इसका आंसर बताना था आपको। ऑप्शन ए 1 जुलाई 2016, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2018। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017। साथ में आप क्रॉस चेक करते रहना कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। आयकर अधिनियम 1961 के तहत करदाताओं की कुल आय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये पूछा गया है टैक्सेशन लॉ से, जिसका वेटेज है 4 नंबर का। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो कुल हेड होते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 5 प्रकार के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हाउस प्रॉपर्टी हेड, सैलरी हेड, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और कैपिटल गेन हेड, उसके बाद अदर सोर्सेज। ये 5 हेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का मुख्य कार्य क्या है? आपको कमेंट में आंसर बताना था। ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर संग्रह, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष करों का प्रशासन, ऑप्शन सी GST लागू करना, ऑप्शन डी आयात और निर्यात कर संग्रह। तो इसका सही आंसर होगा CBDT का मुख्य कार्य है प्रत्यक्ष करों का प्रशासन करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। आयकर अधिनियम 1961 के तहत सुपर सीनियर सिटीजन की आयु सीमा क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 70 वर्ष,
ऑप्शन डी 80 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा सुपर सीनियर सिटीजन, 80 वर्ष, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? कमेंट में आपको इसका आंसर बताना था। ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मातृत्व लाभ अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है? इसका सही जवाब आपको बताना था कमेंट में। ऑप्शन ए 8 सप्ताह, ऑप्शन बी 12 सप्ताह, ऑप्शन सी 26 सप्ताह, ऑप्शन डी 20 सप्ताह। ये सवाल पूछा गया आपके लेबर लॉ से, जिसका वेटेज है 4 नंबर का, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ग्रेच्युटी भुगतान के लिए कर्मचारी को न्यूनतम कितने वर्षों तक सेवा पूरी करनी होती है? आपको कमेंट में आंसर बताना था। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। ये भी सवाल लेबर लॉ से पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत एक दिन में कितने घंटे काम की अनुमति है? तो इसका आपको सही आंसर कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए 6 घंटे, ऑप्शन बी 9 घंटे, ऑप्शन सी 10 घंटे, ऑप्शन डी 12 घंटे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 घंटे। ये भी सवाल लेबर लॉ से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको सही आंसर कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो BCI का हेडक्वार्टर है ऑप्शन ए दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ये आपके एडवोकेट एक्ट से पूछा गया है और इसका वेटेज है 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 43, अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आपको एज बतानी थी कमेंट में। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 23 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार अधिवक्ता को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियाँ कौन सी हैं? आपको आंसर कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए सीनियर और जूनियर अधिवक्ता, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय और निचली न्यायालय के अधिवक्ता, ऑप्शन सी वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता, ऑप्शन डी प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता। अगर आपको इस मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा विथ आंसर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के कितने सदस्य होते हैं? कमेंट में आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 18 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, प्रशासनिक विधि का उद्भव किस देश में हुआ था? ये पूछा गया है प्रशासनिक विधि से, जिसका वेटेज है 4 नंबर का। तो प्रशासनिक विधि भारत में किस देश से आई है? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, रूल ऑफ लॉ का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सरकार कानून से ऊपर है, सभी कानून विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी कानून के समक्ष सभी समान है। ऑप्शन डी न्यायपालिका कानून लागू नहीं कर सकती। सही आंसर आपको बताना है कमेंट में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कानून के समक्ष सभी समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्रशासनिक विधि किन 3 सिद्धांतों पर आधारित है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ,
के 3 सिद्धांत आपको बताने थे कमेंट में। ऑप्शन है प्राकृतिक न्याय, शक्ति पृथक्करण, न्यायिक सक्रियता। ऑप्शन बी कानून का शासन, प्राकृतिक न्याय, न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन सी विधायी शक्तियाँ, प्रशासनिक नियंत्रण, कानूनी औचित्य। ऑप्शन डी संवैधानिकता, विधायिका, न्यायपालिका। तो प्रशासनिक विधि के 3 सिद्धांतों को आपको बताना है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस और जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया किस प्रकार की होती हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना था। न्यायिक, अर्धन्यायिक, प्रशासनिक, अनौपचारिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्वासी जुडिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा अधिनियम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से पहले भारत में लागू था? ऑप्शन है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, ऑप्शन बी कंसिलिएशन एक्ट 1960, ऑप्शन सी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑप्शन डी कंपनीज एक्ट 1956। तो आपको इसका सही आंसर बताना था कमेंट में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए विथ आंसर्स, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कमेंट में मेंशन कर देना, साथ में जवाब के साथ आप कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, आर्बिट्रेशन समझौते को किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए मौखिक रूप से, ऑप्शन बी लिखित रूप से, ऑप्शन सी केवल अनुमान के माध्यम से, ऑप्शन डी पक्षकारों की सहमति से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लिखित रूप से। साथ में आप क्रॉस चेक करते रहना कितने सवालों के जवाब आपने सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन के तहत कार्रवाई कितने समय के भीतर समाप्त होनी चाहिए? कमेंट में आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 12 महीने, ऑप्शन सी 18 महीने, ऑप्शन डी 24 महीने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, भारत में सबसे पहले जनहित याचिका का विचार किसके द्वारा लाया गया? PIL से पूछा गया है सवाल, जिसका वेटेज आपके एग्जाम में 4 नंबर का है। कमेंट में आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति PN भगवती, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति MS बेग, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति M हरिप्रसाद, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति PN भगवती, जिन्हें PIL का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जनहित याचिका की सुनवाई का अधिकार किन न्यायालयों के पास में है? आपको कमेंट में आंसर बताना था। ऑप्शन ए केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी केवल सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, ऑप्शन डी केवल जिला न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, PIL के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले किस मामले में सफलता मिली? आपको किस कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए सायरा बानो बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी विश्वनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन डी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। कई बार AIB के एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, किस भारतीय न्यायालय ने PIL को सोशल एक्शन लिटिगेशन का नाम दिया? कमेंट में आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी गुजरात उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगर आपको इन सवालों की PDF चाहिए, आप मुझे जवाब के साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा विथ आंसर्स। इसमें आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, IPC के अनुसार अपराध की प्रवृत्ति में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? आपको कमेंट में बताना था।
ऑप्शन ए आशय, ऑप्शन बी अवसर, ऑप्शन सी सहमति, ऑप्शन डी परिणाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। आईपीसी के तहत हत्या यानी कि मर्डर और गैर इरादतन हत्या यानी कि कल्पेबल होमिसाइड के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए हत्या में इरादा होता है जबकि गैर इरादतन हत्या में नहीं। ऑप्शन बी हत्या में पूर्व नियोजन होता है जबकि गैर इरादतन हत्या में नहीं होता। ऑप्शन सी हत्या में गंभीर चोट शामिल होती है जबकि गैर इरादतन हत्या में नहीं होती। ऑप्शन डी कोई अंतर नहीं। इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना था। क्रॉस चेक करते रहना, मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हत्या में मर्डर में प्री प्लानिंग होती है लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में प्री प्लानिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल सडन प्रोवोकेशन में प्री प्लानिंग नहीं होती लेकिन वहाँ पे मृत्यु कारित हो जाती है। प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर जाओगे वहाँ पर भी प्री प्लानिंग नहीं होती है, यानी कि गैर इरादतन हत्या में प्री प्लानिंग नहीं होती है, हत्या में होती है। मेन डिफरेंस इसका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। व्यक्ति सी ने व्यक्ति डी को डराकर उसकी संपत्ति हड़प ली, यह किस अपराध के तहत आएगा? कमेंट में आपको बताना है। ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी जबरन वसूली, ऑप्शन सी धोखाधड़ी, ऑप्शन डी अपहरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सटॉर्शन। चोरी में कभी भी डर नहीं होता है, बिना कंसेंट के सामने वाले के उसकी संपत्ति को चुरा लिया जाता है। बिना कंसेंट के चल संपत्ति को, मूवेबल प्रॉपर्टी को ले लिया जाता है, वो चोरी होती है, कोई भी डर नहीं होता है। लेकिन जबरन वसूली यानी कि एक्सटॉर्शन, जिसे अपकर्षण भी कहते हैं, उसमें डर दिखाया जाता है, इमीडिएट थ्रेट क्रिएट किया जाता है। जैसे बंदूक लगा दी सर पे, पैसा मांगा जाता है या फिर कोई भी मूवेबल सामान मांगा जाता है ज़बरदस्ती कंसेंट के साथ में। तो एक्सटॉर्शन अच्छे से मैंने आईपीसी में कवर कर रखा है और आपको कवर करवाया भी था अच्छे से डिफरेंस। इसका सही आंसर बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। पुलिस रिमांड कितने दिनों तक बढ़ाई जा सकती है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना था। ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी 90 दिन। मैंने आपको जब ये सवाल पूछा गया है सीआरपीसी से 1973 से, और मैंने आपको जब सीआरपीसी कंप्लीट करवाई थी उस समय मैंने आपको बताया था कि जो कस्टडी है वो दो प्रकार की होती है, एक जुडिशियल, एक पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी की मैक्सिमम पीरियड जो होगा वो होता है 15 दिन का, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किसी विवाह को रद्द करने के लिए आवेदन करने की समय सीमा क्या है? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये प्रोविज़न दे रखा है कि आप जा सकते हो पिटीशन लेकर के डाइवोर्स के लिए न्यायालय में, लेकिन उसके लिए शादी को 1 साल पूरा हो गया हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस प्रकार की संपत्ति पर लागू होता है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि जो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, ये किस प्रकार की संपत्ति पर डील करता है? ऑप्शन ए वसीयत की गई संपत्ति, ऑप्शन बी बिना वसीयत की संपत्ति, ऑप्शन सी विदेशी संपत्ति, ऑप्शन डी केवल कृषि भूमि। तो ये जो आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, ये इंटरस्टेट प्रॉपर्टी यानी कि बिना वसीयत की संपत्ति पर डील करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार दत्तक ग्रहण के लिए बच्चा किस आयु का होना चाहिए? आपको बताना है कमेंट में आंसर। ऑप्शन ए 15 वर्ष से कम, ऑप्शन बी 18 वर्ष से कम, ऑप्शन सी 21 वर्ष से कम, ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 15 वर्ष से कम। उसी बच्चे को एडॉप्शन में लिया जा सकता है जिसकी आयु 15 वर्ष से कम हो।
साथ में आप क्रॉस चेक कर देना कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए, आप मुझे जवाब के साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा विथ आंसर्स। ये विदाउट आंसर वाली है, मैं आपको आंसर्स वाली प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हिंदू अप्राप्त व्यय और संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत अप्राप्त व्यय कौन होता है? कमेंट में आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, ऑप्शन बी 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, ऑप्शन सी 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, ऑप्शन डी 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। तो सही जवाब आपको बताना है कमेंट में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष से कम आयु को माइनर मानते हैं, अवयस्क मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सुन्नी संप्रदाय में, ये मुस्लिम लॉ से पूछा गया है, सुन्नी संप्रदाय में निकाह कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के विवाह जो है, निकाह जो है बताए गए हैं सुन्नी लॉ में। अब सुन्नी लॉ में 3 प्रकार के विवाह, एक वैध विवाह, दूसरा फासिद विवाह इर्रेगुलर मैरिज, तीसरा बातिल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, मुस्लिम विधि में जबर क्या है? कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए विवाह में संरक्षकता, ऑप्शन बी इजानत, ऑप्शन सी तलाक हसन, ऑप्शन डी तलाक हसन। तो सही जवाब आपको कमेंट में बताना था। इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ, विवाह में संरक्षकता को जबर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, मुस्लिम विधि में मूसा किसे कहते हैं? कमेंट में बताना है आपको। ऑप्शन ए विवाह के पक्षकारों को, ऑप्शन बी हिबा को, ऑप्शन सी मेहर को, ऑप्शन डी चल या अचल संपत्ति में के अविभाजित भाग को। तो इसका सही आंसर होगा चल या अचल संपत्ति के अविभाजित भाग को मूसा कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मुस्लिम विधि में वक्फ को परिभाषित किया गया है। आपको सही आंसर कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए खैरात, ऑप्शन बी जकात, ऑप्शन सी धार्मिक दान, ऑप्शन डी संपत्ति से मिलने वाले लाभ को जनहित में लगाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मैंने आपको जब मुस्लिम लॉ पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि वक्फ जो होता है उसमें संपत्ति को एक बार के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, उससे मिलने वाले लाभ को लोगों के लिए जनहित में लगाया जाता है, उसके बेनिफिट के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस में किस सिद्धांत को स्पष्ट किया गया? आपको कमेंट में आंसर बताना था। जिन्होंने नहीं देखा है पहला वाला वीडियो तो आप अभी कमेंट में आंसर बता देना, मैं आपको आंसर का जवाब बता दूंगा। ऑप्शन ए नाबालिगों का अनुबंध अवैध है, ऑप्शन बी धोखा, ऑप्शन सी गलत विवरण और ऑप्शन डी बाध्यता। तो मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का जो मामला है बहुत ही फेमस केस है कॉन्ट्रैक्ट का, और इसका सही जवाब है कि किसी भी माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, राम ने श्याम से अपनी बग्गी बेचने का प्रस्ताव दिया। श्याम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन यह शर्त रखी कि वह बग्गी को अगले महीने में लेगा। क्या ये एक वैध अनुबंध होगा? आपको कमेंट में आंसर बताना है, साथ में क्रॉस चेक भी करोगे। ऑप्शन है हाँ क्योंकि प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, नहीं क्योंकि श्याम ने प्रस्ताव को शर्त के साथ स्वीकार किया है। ऑप्शन सी हाँ यह एक वैध अनुबंध होगा, ऑप्शन डी नहीं यह अनुबंध अनिवार्य रूप से अमान्य होगा। तो जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट वाला वीडियो कवर करवाया था, सब्जेक्ट कवर करवाई थी, उसमें मैंने बताया था कि प्रस्ताव की स्वीकृति में जो स्वीकृति दी जाएगी वो बिना शर्त के दी जाएगी। अगर शर्त के साथ दी जाती है तो फिर वो एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं। तो जब एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं, क्योंकि श्याम ने प्रस्ताव को शर्त के साथ स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, उपनिदान बेलमेंट अनुबंध की परिभाषा क्या है? कमेंट में आपको बतानी है। ऑप्शन ए एक अनुबंध जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष से पैसे उधार लेता है, ऑप्शन बी
एक अनुबंध जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपनी वस्तु अस्थायी रूप से संभालने के लिए देता है। ऑप्शन सी, एक अनुबंध जिसमें एक पक्ष दूसरे से वस्तु खरीदता है। ऑप्शन डी, एक अनुबंध जिसमें दोनों पक्ष किसी वस्तु का स्वामित्व साझा करते हैं। आपको कमेंट में आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेलमेंट का अनुबंध होता है जिसमें एक व्यक्ति टेम्परेरी तौर पर पोजीशन किसी दूसरे व्यक्ति को देता है। फॉर एग्जांपल, किसी की बाइक मांग के लेकर के जा रहे हो, ये एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार अनुयोज्य दावे यानी कि एक्शनेबल क्लेम क्या है? आपको कमेंट में आंसर बताना है। ऑप्शन ए, संपत्ति अंतरण का एक प्रकार है। ऑप्शन बी, बंधक का एक प्रकार है। ऑप्शन सी, प्रतिभूत ऋण है। ऑप्शन डी, अप्रतिभूत ऋण है। जब मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर करवाई थी, उसमें मैंने बोला था एक्शनेबल क्लेम ऐसा दावा होता है जिसमें ऋण दिया जाता है बिना किसी सिक्योरिटी के। जब बिना कोई सिक्योरिटी के हैं तो आप कैसे वसूलोगे? न्यायालय से ही वसूलोगे। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रतिभूत यानी कि अनसिक्योर्ड डेट। ऑप्शन डी, अप्रतिभूत ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम को किस केस में प्रतिपादित किया गया था? इसको आपको आंसर बताना है कमेंट में। ऑप्शन ए, आर वर्सेस स्मिथ। ऑप्शन बी, आर वर्सेस रेटन। ऑप्शन सी, हिरवी वर्सेस मिचेल। ऑप्शन डी, एसबी वर्सेस वाइट। दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम को प्रतिपादित किया गया था हिरवी वर्सेस मिचेल के केस में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपको साथ में क्रॉस चेक भी करना है कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार बंधक में क्या अंतरित होता है? ऑप्शन ए, कमेंट में आपको आंसर बताना है, स्वामित्व का अंतरण, ऑनरशिप का ट्रांसफर। ऑप्शन बी, राइट अधिकारों का अंतरण। ऑप्शन सी, कब्जे पोजीशन का ट्रांसफर। ऑप्शन डी, हित यानी कि इंटरेस्ट का ट्रांसफर। तो जब मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल में स्वामित्व का अंतरण होता है और बंधक में, दोनों चैप्टर पास में ही है, सेल वाला और बंधक। चैप्टर 3 सेल, चैप्टर 4 ऑफ टीपीए मॉर्गेज। तो बंधक वाले चैप्टर में ये बोला गया है कि इसमें इंटरेस्ट का ट्रांसफर होगा, हित का अंतरण होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए, संविदा का सामान्य प्रवर्तन। आपको कमेंट में आंसर बताना है। ऑप्शन बी, विशिष्ट प्रवर्तन, निषेधाज्ञा और रद्दीकरण। ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया। ऑप्शन डी, संपत्ति का हस्तांतरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजेक्शंस एंड कैंसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 में कितने प्रकार के परक्राम्य लिखितों का उल्लेख किया गया है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आपको बताना है कितने प्रकार के परक्राम्य लिखित हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा चेक और तीसरा प्रोमिजरी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, मैजिस्ट्रेट की प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें प्रथम दृष्टि में अपराध का अनुमान लगाया जाता है? ये सवाल पूछा गया है सीआरपीसी 1973 से। ऑप्शन ए, सुनवाई। आपको आंसर बताना है कमेंट में। ऑप्शन बी, एफआईआर। ऑप्शन सी, संज्ञान लेना। ऑप्शन डी, चार्जशीट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संज्ञान लेना। और ऐसा संज्ञान धारा 190 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट लेता है जब मैजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, किसे कॉग्निजेबल ऑफेंस अपराध माना जाता है? ऑप्शन ए,
जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सके। ऑप्शन बी, जिसमें न्यायालय अनुमति देता है। ऑप्शन सी, जिसमें गिरफ्तारी के लिए वारंट आवश्यक हो। ऑप्शन डी, जिसमें अपराध आर्थिक हो। आपको जवाब कमेंट में बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ये भी पूछा गया है सीआरपीसी 1973 से, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी के पास में पावर्स है कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है और गिरफ्तारी भी बिना वारंट के कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा व्यक्ति किसी भी आपराधिक मामले में जमानत के लिए आवेदन कर सकता है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए, केवल आरोपी। ऑप्शन बी, आरोपी का परिवार। ऑप्शन सी, आरोपी का वकील। ऑप्शन डी, कोई भी सक्षम व्यक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल आरोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट कब दायर किया जाता है? आपको कमेंट में आंसर बताना है। ऑप्शन ए, अन्वेषण पूरा होने के बाद। ऑप्शन बी, गिरफ्तारी के समय। ऑप्शन सी, गिरफ्तारी के तुरंत बाद। ऑप्शन डी, न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अन्वेषण पूरा होने के बाद। आप साथ में क्रॉस चेक करते रहना कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। जितने सही होंगे उतना ही आपका परसेंटेज बढ़ता जाएगा एआईबी की क्वालिफिकेशन के लिए। और एक मैं बात आपको बता दूं, अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जवाब के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। विथ आंसर्स वाली मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, सीमा को एक गैर संज्ञेय अपराध में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे बिना मैजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार किया था। क्या यह गिरफ्तारी वैध मानी जाएगी? आपको इसका आंसर बताना है। हाँ, पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। नहीं, गैर संज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य है। यह अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। यह केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से। आपको कमेंट में आंसर बताना है। 81 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मैजिस्ट्रेट के आदेश से ही इन्वेस्टिगेशन चालू होता है और विद वारंट ही गिरफ्तारी होती है, विदाउट वारंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपको जवाब बताना है कमेंट में। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1947। ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके टेम्परेरी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद उसके स्थायी अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना जाता है? आपको जवाब बताना है कमेंट में। ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी, प्रस्तावना। ऑप्शन डी, संघीय ढांचा। इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा होती है? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना। ऑप्शन सी, प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान के संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे? आपको जवाब बताना है कमेंट में। ऑप्शन ए, पहला संशोधन। ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। ऑप्शन सी, 44वां संशोधन। ऑप्शन डी, 73वां संशोधन। इसका सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 4 प्रमुख आदर्शों का उल्लेख किया गया है? कमेंट में आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय। ऑप्शन बी, धर्म, भाषा, संस्कृति, शिक्षा। ऑप्शन सी, राष्ट्रीयता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता। ऑप्शन डी, शिक्षा, संस्कृति, धर्म और समानता। सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय। साथ में आप क्रॉस चेक करते रहना कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं।
अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में ही आप जवाब देते रहना और चेक करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आपको कमेंट में बताना है सही आंसर, प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो संविधान का संरक्षक कौन है? सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। साथ में आप क्रॉस चेक करते रहना कितना आपका सवाल जितने आपके सही हो रहे हैं, देखते रहना आप। अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जवाब के साथ। मुझे आप कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको विद आंसर्स वाली पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट 87, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। आपको बताना है आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी छठी अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? आपको कमेंट में आंसर बताना है कितने फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। आपको सही जवाब बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6। पहले 7 हुआ करते थे लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साक्ष्य का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आपको जवाब बताना है कमेंट में। ऑप्शन ए दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन बी मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साक्ष्य का मतलब दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस मामले में अभियुक्त के पक्ष में बाह्य साक्ष्य होता है? आपको जवाब बताना है कमेंट में। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? ऑप्शन ए अभियोजन पक्ष पर, ऑप्शन बी प्रतिवादी पक्ष पर, ऑप्शन सी पुलिस पर, ऑप्शन डी जज पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोसिक्यूशन पर ही हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, हियर से एविडेंस क्या है? इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन नंबर ए अप्रासंगिक साक्ष्य, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष गवाही, ऑप्शन सी व्यक्ति द्वारा सुनी गई बात, ऑप्शन डी प्रासंगिक साक्ष्य। हियर से का मतलब होता है, हियर से एविडेंस सुनी सुनाई बात, व्यक्ति द्वारा सुनी गई बात है जो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती अनलेस कि उसके अपवाद धारा 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और धारा 3 BSA 2023 रेस गेस्टा है एडमिसिबल है, और डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और सेक्शन 26 ऑफ BSA 2023 एडमिसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में साक्ष्य को परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर साक्ष्य अधिनियम पूछा गया है पुराना वाला एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आपको आंसर बताना है धारा 3, धारा 5, धारा 9, धारा 11। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, टॉर्ट में इंजूरियस एंड डैमनम का क्या मतलब होता है? आपको बताना है कमेंट में आंसर। ऑप्शन ए हानि के बिना चोट, ऑप्शन बी हानि होने पर कोई कानूनी अधिकार नहीं, ऑप्शन सी हानि और चोट दोनों का होना, ऑप्शन डी केवल संपत्ति के नुकसान। तो मैंने आपको बताया था इंजूरियस एंड डैमनम एक लैटिन की मैक्सिम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ टॉर्ट में। इसका मतलब होता है अगर आपके लीगल राइट वायलेट हुए हैं, भले ही आपको कोई वास्तविक हानि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपको कंपनसेशन दिलाया जाएगा प्रतिवादी से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, विकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत क्या बताता है? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए एक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, ऑप्शन बी एक व्यक्ति दूसरे के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, ऑप्शन सी कोई व्यक्ति केवल अनुबंधों का पालन करता है, ऑप्शन डी कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। सही जवाब आपको कमेंट में बताना है।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक व्यक्ति दूसरे के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, मोटरयान अधिनियम के अनुसार दुर्घटना के बाद कितने समय के भीतर पीड़ित को मुआवजे का दावा करना होता है? आपको जवाब बताना है कमेंट में। ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी कोई समय सीमा नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6 महीने। पहले इसके लिए कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट बताया है, जारी किया है, जिसमें ये बोला है कि 6 महीने के भीतर भीतर पीड़ित को मुआवजे के लिए दावा लाना होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत कौन सा निकाय उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए अंतिम अपील का स्थान है? आपको सही जवाब कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए जिला उपभोक्ता आयोग, ऑप्शन बी राज्य उपभोक्ता आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। अंतिम अपील हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट में होती है। आपको क्रॉस चेक करना है कि आपके कितने सवाल मॉक टेस्ट में सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, डिक्रियाँ कितने निम्नांकित प्रकार की होती हैं? डिक्रियों के प्रकार बताने हैं, आपको कमेंट में आंसर बताना है। ऑप्शन ए प्रारंभिक, ऑप्शन बी अंतिम, ऑप्शन सी भागत प्रारंभिक और भागत अंतिम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सीपीसी से पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो डिक्री होती है वो प्रारंभिक भी हो सकती है, प्रिलिमिनरी हो सकती है, या तो फाइनल हो सकती है अंतिम, या तो पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल, दोनों ही हो सकती है। इसका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, मध्यवर्ती लाभ मीन्स प्रॉफिट का अर्थ क्या है? ये भी पूछा गया सीपीसी से, अक्सर पूछा जाता है, एआईबी के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मीन्स प्रॉफिट का मतलब होता है, आपको इसका मतलब बताना है। ऑप्शन ए ऐसा लाभ जो संपत्ति पर दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी ऐसा लाभ जो दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति ने संपत्ति में सुधार करके अर्जित किया है, ऑप्शन सी ऐसा लाभ जो संपत्ति पर दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त हुआ है या वह मामूली उद्यम से प्राप्त कर सकता था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको कमेंट में जवाब बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐसा लाभ जो संपत्ति पर दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त हुआ है या वह मामूली उद्यम से प्राप्त कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उल्लेख किस धारा किस आदेश में है? तो आपको बताना है कि इनहेरेंट पावर कहाँ दे रखा है, और ये पूछा गया है सीपीसी से। ऑप्शन ए धारा 92, ऑप्शन बी धारा 151 में, ऑप्शन सी आदेश 40 में, ऑप्शन डी आदेश 40 नियम 20 में। कमेंट में आपको आंसर बताना है। इनहेरेंट पावर सेक्शन 151 में दे रखे हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये थे आपके मॉक टेस्ट के 100 क्वेश्चंस 100 नंबर के। एआईबी की जितनी सब्जेक्ट थी सबसे मिला के मैंने इसमें सवाल डाल रखे हैं, और आपने आई होप कि आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया होगा। और अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे जवाब के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा विथ आंसर्स वाली पीडीएफ। ये विदाउट आंसर वाली है, मैं आपको आंसर के साथ में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट ये जो सवाल थे आप डायरेक्ट देख करके भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एआईबी का जो एग्ज़ाम है उसमें आप डायरेक्ट लेकर के जा सकते हो। और कुल 19 सब्जेक्ट हैं, सभी के डायरेक्ट आप लेकर के जा सकते हो विदाउट शॉर्ट नोट वाले। आप देख के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। धन्यवाद।